मैथ्यू मिज़ेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टोल 1958 में इन्होंने हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। चलो अब इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ऐसे कैसे उन्होंने प्रूव करके बताया, हमें किस तरीके से प्रूव किया। तो बेटा इन्होंने लिया इकोलाई को, इकोलाई बैक्टीरिया, उस इकोलाई बैक्टीरिया को ग्रो कराया गया ऐसे कल्चर मीडियम के अंदर जिस कल्चर मीडियम के अंदर N15 आइसोटोप है। N15 यानी कि थोड़ा हैवियर, जिसकी हैवियर डेंसिटी है, ठीक है ना। N15 आइसोटोप मतलब कि जो थोड़ा हैवियर है एज कंपेयर टू N14 आइसोटोप के, ठीक है। अब इस कल्चर मीडियम के अंदर इस इकोलाई को काफी लंबे टाइम तक ग्रो कराया गया, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो N14 आइसोटोप, N14 ऑलरेडी जो उनके डीएनए में थे वो रिप्लेस किससे हो गए बेटा, N15 से। अब जो कई जनरेशन के बाद में जो इकोलाई मिलेंगे उन इकोलाई के अंदर अब कौन सा नाइट्रोजन है, N15 आइसोटोप है, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने इन इकोलाई के डीएनए को आइसोलेट किया, ठीक है ना, और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया, सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि उन्हें एक बैंड दिखाई दिया नाइट्रोजन, उसका जो डीएनए का एक बैंड उनको दिखाई दिया सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब के अंदर, ठीक है। उसके बाद में बेटा अब इन्होंने उन इकोलाई को शिफ्ट कर दिया दूसरे कल्चर मीडियम में, जिस कल्चर मीडियम के अंदर N14 है, ठीक है ना। अब N15 वाले कल्चर मीडियम से हटा के उनको N14 वाले कल्चर मीडियम में शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। और पहली जनरेशन को देखा, क्योंकि जो इकोलाई होते हैं वो 20 मिनट में डबल हो जाते हैं, उनका लाइफ स्पैन 20 मिनट का होता है, तो ठीक है ना। तो उन्हें सिर्फ 20 मिनट के बाद में उन्हें जो पहली जनरेशन मिलेगी उनको देखा, वहां से फिर उन्होंने डीएनए को आइसोलेट किया। डीएनए को आइसोलेट करने के बाद में अब उन्हें उस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में एक डीएनए का बैंड देखने को मिलता है, ठीक है ना। और अब उन्होंने इन इकोलाई को फिर एक और जनरेशन के लिए ग्रो कराया N14 कल्चर मीडियम के अंदर ही, और अगली जनरेशन को देखा, यानी कि अब वो 40 मिनट के बाद में इकोलाई को लेंगे और उनके डीएनए को आइसोलेट करेंगे, और आइसोलेट करके फिर से वो सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो आप उन्हें दो बैंड दिखाई देते हैं, एक तो बैंड होता है हाइब्रिड वाला, ठीक है, और दूसरा बैंड होता है लाइटर, मतलब एक बैंड ऊपर और एक बैंड थोड़ा नीचे देखने को मिलता है, ठीक है ना। और आप इन तीनों बैंड को वो कंपेयर करते हैं, तो जो N15 वाला सबसे पहले सिर्फ डीएनए में N15 था, तो वो डेंसिटी ग्रेडियंट्स के हिसाब से अरेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जो N15 वाला डीएनए वाला बैंड था वो सबसे नीचे की तरफ देखने को मिलता है, जो पहली टेस्ट ट्यूब थी, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब। उसके बाद में उन्होंने दूसरी बार जो फर्स्ट जनरेशन के बाद में मीडियम चेंज करके किया, तो वहां पर क्या बना, वहां पर हाइब्रिड बना। हाइब्रिड क्यों बना, क्योंकि एक पैरेंटल था और एक न्यूली सिंथेसाइज हुआ था। न्यूली सिंथेसाइज हुआ, उसमें कौन सा आइसोटोप ऐड होगा, N14 वाले आइसोटोप ऐड होंगे, ठीक है ना। तो उसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा आ जाएगी, तो वो थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। और उसके बाद में जब उन्होंने तीसरी जनरेशन को, मतलब सेकंड जनरेशन को भी देखा, 40 मिनट के बाद में जो इकोलाई है उनको सेंट्रीफ्यूज करके देखा उनके डीएनए को, तो उसका बैंड उन्हें इससे भी ऊपर मिला, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर अब दोनों स्ट्रैंड के अंदर N14 है, तो वो और लाइटर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रूव किया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ठीक है, यानी कि एक पैरेंटल स्ट्रैंड होता है और दूसरी स्ट्रैंड न्यू सिंथेसाइज होती है, यानी कि डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो एज अ टेम्पलेट काम करते हैं और उनके कॉम्प्लीमेंट्री नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज होती है, यानी कि इसलिए एक हमारा, इसलिए हम इसको सेमी कंजर्वेटिव बोल रहे हैं, क्योंकि एक कंजर्व सीक्वेंस है पूरी, जो पिछली हमें पेरेंट से मिली है और दूसरी न्यूली सिंथेसाइज हुई है, ठीक है। तो चलो मिलती हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।